क्या आप, आपके बच्चे या फिर आपका कोई जान पहचान का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है? तो जरा संभल के। सेलिब्रिटीज हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, इवन कि आम आदमी हो, उनकी फोटोज के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है उस पर बात करना बेहद जरूरी है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पवन दुग्गल जी, प्रेसिडेंट हैं साइबर लॉ एशिया के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और डीपफेक के माध्यम से जितना नुकसान आज आप महिलाओं को पहुंचा सकते हैं, आप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। पहले तो होता था कि साहब आप लड़कियों को कहीं ना कहीं आप उसे छेड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, तब आप उसे प्रताड़ित करेंगे। अब तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप तो बिना किसी लड़की के पास गए हुए, बिना उसे छुए हुए उसे वायलेट कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के माध्यम से। जब टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी तब तो बहुत आसानी से आप पहचान पाते थे, क्योंकि अक्सर फेस सुपर इम्पोज किया जाता था, थोड़े झटके होते थे, आपको पता लगता था। आजकल काफी हद तक ये टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट हो गई है कि ह्यूमन ट्रैक्शन और ह्यूमन तरीके से आप ट्रैक कर पाएं तो बहुत मुश्किल हो पाया है। और अगर आप सोचते हैं कि केवल इंडिया में हो रहा है तो आप गलत सोचते हैं। हमारे एक बहुत ही करीबी नेबर है, वहाँ पर एक फीमेल मिनिस्टर, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक सेक्सुअल वीडियो डीफेक के माध्यम से बनाया गया और इलेक्शन से ठीक पहले उसको रिलीज किया गया कि देखिए साहब, ये है आपकी मिनिस्टर साहिबा, पुणे की महिला है। उसके सामने एक वीडियो आया भारत की वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री कह रही हैं कि साहब, ये नई प्रकार की योजना आई है, आप प्लीज इसमें इन्वेस्ट करिए और उसमें आप भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया और बाद में पता लगा कि वो साइबर क्राइम की शिकार हो गई। आज वो दौर आ चुका है जहां जो हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एआई मेरा दोस्त नहीं है। एआई एक बहुत ही हंग्री डेटा डीमन है, एक राक्षस है जो सिर्फ आपके और आपके डेटा के प्रति समर्पित है, उसको लेने के लिए इच्छुक है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 22 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। मेरी समस्या है कि आप मेरी मदद करेंगे। एआई ने कहा मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी आज एक साथ 7 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। इन महिलाओं का नाम ये है क ख ग ए बी सी डी ई। तो मुझे कुछ आप गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान बताइए। तो लिहाजा प्रोग्राम ने अपना गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान बताया। तो प्रोग्राम कभी कभी हिंट देने लगता था कि साहब, इनकी तो रिलेशनशिप चल रही है। अब उन्होंने कहा कि साहब, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो मुझसे आज लीगल एडवाइस लेने आए और कहा कि साहब, मैं चाहता हूं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूल जाए, मैंने जो गलती से भी उसको बताया है। अगर आज आपको साइबर लॉ रीराइट करने का चांस मिले तो सबसे पहले क्या आप बदलेंगे? मैं इस तरह लिखूंगा कि डेटा प्राइवेसी और पर्सनल प्राइवेसी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है और उसमें कोई भी हनन करेगा उसकी जवाबदारी होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मुझे मुफ्त की सर्विसेज दे दी तो मेरा डेटा ले लिया। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। क्या आप, आपके बच्चे या फिर आपका कोई जान पहचान का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है? तो जरा संभल के, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से डीप फेक की बात चल रही है, साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफ्स या आपकी पोस्ट के साथ जिस तरह से छेड़खानी की जा रही है, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी जद में ले सकती है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये सब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, हम देखते हैं कि लगातार सेलिब्रिटीज हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, इवन कि आम आदमी हो, उनकी फोटोज के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है उस पर बात करना बेहद जरूरी है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो देश ही नहीं विदेश में भी उनका नाम है और देश के जाने माने लॉयर हैं। मैं अगर उनका प्रोफाइल बताने लगूं तो मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूं। प्रेसिडेंट है साइबर लॉ एशिया के और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन है इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ, यानी कि इंटरनेशनली फेमस है, वेल रिनाउंड नाम है पवन दुग्गल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय अपना दिया। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पर आकर। थैंक यू सो मच सर। सर, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि सोशल मीडिया एक तरफ जहां पर कमाई का सोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आजकल ये एआई और डीप फेक जैसी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि आपकी बनी बनाई, मतलब कह सकते हैं कि एक इमेज को खराब कर देती हैं। डीप फेक है क्या? डीप फेक एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर टेक्नोलॉजी है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इतने बेहतरीन प्रकार के झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाएं कि आँखों को देखकर पता न लग पाए कि साहब ये सही है या गलत है। यानी कि अक्सर हम लोग तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं सही है। लेकिन अब एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसी डीप फेक टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो ऐसी ही झूठी तस्वीरें बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, लेकिन इतनी रियलिस्टिक बनाती हैं कि आप नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये एआई ने बनाया है या वास्तविक तौर पर सत्य है। तो कहीं ना कहीं गुमराह करने का एक नया तरीका है, झूठ को आगे प्रचलन देने का एक नया प्रकरण है और एक नया दौर आ गया है जहाँ पर सत्य कम और झूठ और डीप फेक ज़्यादा रहेगा। ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पहचान सकें कि ये असली है या नकली है? पहले तो जब टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी तब तो बहुत आसानी से आप पहचान पाते थे, क्योंकि अक्सर फेस सुपर इम्पोज किया जाता था, थोड़े झटके होते थे, आपको पता लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि आप नेकेड आई से अक्सर नहीं पहचान पाते। अगर ध्यान से देखेंगे लिप मूवमेंट को या आईज़ की मूवमेंट को, तो शायद उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। वरना आजकल काफ़ी हद तक ये टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट हो गई है कि ह्यूमन ट्रैक्शन और ह्यूमन तरीके से आप ट्रैक कर पाएँ वो बहुत मुश्किल हो पाया है। क्योंकि आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनली आपका नाम है, आप प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल साइबर लॉ के कमीशन के, मैं ये समझना चाहती हूँ क्या इंडिया में ये ज़्यादा चल रहा है या बाहर की कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा है? मुझे लगता है चारों ओर चल रहा है, लेकिन इंडिया में तो बात ही मतलब इसके बारे न्यारे वाली बात है। एक वो रश्मिका मंदाना है, एक्ट्रेस है, वही, हाँ, उनका एक बहुत ज़बरदस्त डीपफेक वीडियो बनकर आया और लोगों को इनिशियली जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक्चुअली लगा कि साहब ये वही अभिनेत्री हैं जो फीचर्ड हैं। बाद में पता लगा कि साहब वो तो किसी और मॉडल के ऊपर उनकी शक्ल को सुपर इम्पोज कर दिया गया था। ये बात तो फिर भी समझ आती है क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उस बात का क्या करेंगे कि जहाँ पर ये शिक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ाने वाली एक प्राध्यापिका है, एक टीचर है और एक छोटे से रूरल एरिया में अपने स्कूल में पढ़ाती हैं, और उनका एक डीपफेक वीडियो बन गया जिसमें शो किया गया कि वो एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट के साथ बातें कर रही हैं और एक्ट्स कर रही हैं, और वो उस वीडियो को जानबूझकर उसके तमाम सारे स्कूल के बच्चों और स्टाफ में सर्कुलेट कर दिया गया, पेरेंट्स में भी सर्कुलेट कर दिया गया। पेरेंट्स आके विरोध करने लगे और विवश करने लगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कि साहब इस तरह की टीचर हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, तो प्लीज़ इन्हें रिमूव करें। तो एक्चुअली उस टीचर को टर्मिनेट किया गया कि भाई आपका ऐसा अश्लील वीडियो है, आपका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, लिहाजा हम आपको टर्मिनेट करते हैं। उसका टर्मिनेशन तो एक और, दूसरी ओर उसे इतना झटका पड़ गया कि शी वेंट इनटू मैसिव डिप्रेशन। तो देखिए, केवल एक डीप फेक की वजह से बच्ची की नौकरी गई, बच्ची को डिप्रेशन हो गया, कई महीने तक इलाज चलता रहा और अब उसका फ्यूचर इस कस्बे में, उस इलाके में पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और अगर आप सोचते हैं कि केवल इंडिया में हो रहा है तो आप गलत सोचते हैं। हमारे एक बहुत ही करीबी नेबर है, वहाँ पर एक फीमेल मिनिस्टर, जो मिनिस्टर हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक सेक्सुअल वीडियो डीपफेक के माध्यम से बनाया गया और इलेक्शन से ठीक पहले उसको रिलीज़ किया गया कि देखिए साहब ये है आपकी मिनिस्टर साहिबा जो ऐसा काम करती हैं, तो लिहाजा उसका सीधा असर पड़ा उनके इलेक्टोरल रिजल्ट्स पर। तो आज तो एक ये नया वेपन आ गया है, एक नया हथियार बन गया है साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में। अब साइबर क्रिमिनल्स तो छोड़िए, ये एक हथियार बन गया है आपके और मेरे अपने हाथों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और डीपफेक के माध्यम से जितना नुकसान आज आप महिलाओं को पहुंचा सकते हैं, आप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। पहले तो होता था कि साहब आप लड़की को कहीं ना कहीं आप उसे छेड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, तब आप उसे प्रताड़ित करेंगे। अब तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, आप तो बिना किसी लड़की के पास गए हुए, बिना उसे छुए हुए उसे वायलेट कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के माध्यम से। तो ज़्यादा परसेंटेज जो टारगेटेड है वो विमेन की है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राह नहीं। अगर आप पूरी दुनिया भर में जितने डीपफेक्स होते हैं उनको देख लें तो एक अनुमान आया है जो कहता है कि करीबन 93 से 95% जितने भी डीपफेक्स बनते हैं अक्सर अश्लील बनते हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए बनते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भड़ास निकालनी है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डीपफेक आ गया है, उसके माध्यम से आप अपने दिल की भड़ास निकालिए और जो कुछ करना चाहे कर लीजिए, कौन आपको पकड़ेगा? क्यों? कानून तो है नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस को तो पता ही नहीं है कि भाई डीपफेक जैसे मामलों को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है।
और अगर आप पकड़े भी गए तो आपको डीप फेक तक जुड़ेगा कैसे, कौन सा एविडेंस, बाप कौन सी अदालत आपको सजा दे पाएगी। तो इसको लेकर बहुत सारे बुनियादी तौर पर मुझे लगता है लूप होल्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। उसकी वजह से आज साइबर क्रिमिनल्स और आम व्यक्ति भी अपनी भड़ास को निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का बहुत महत्वपूर्ण सहारा ले रहे हैं। गलत अप्रोच है, गलत डेंजरस ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड को रोकना पड़ेगा, वरना तो आप ये समझेंगे कि महिलाओं की जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, जो स्टेचर है, वो नेगेटिवली प्रभावित करेगा डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्यों लॉ नहीं बनाए जा रहे? क्योंकि अभी तो रिसेंटली लास्ट ईयर लॉ बना था कि जो बच्चों को लेकर सेक्सुअल चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे तब भी आप पे धारा लगाई जाएगी। तो क्यों लॉ नहीं बन रहा फिर? देखिए, मुझे लगता है अलग अलग राष्ट्र अभी भी थोड़े वेट एंड वॉच वाली अप्रोच में है। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी आई है, इंतज़ार करते हैं, देख लेते हैं कैसे इवॉल्व होती है, फिर हम कानून बनाएंगे। हालांकि अब एक बात तो बहुत क्लियर है कि आज हमारी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। आज नॉर्मल जो यूज़र है, डिजिटल यूज़र है, वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जेमिनाई हो जाए, परप्लेक्सिटी हो जाए, चैट जीपीटी हो जाए, कुछ ले लीजिए। तो जब ऑलरेडी इतने सेंटर में आपकी ज़िंदगी में आ चुका है एआई, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे इंडिया में आपको एक डेडिकेटेड लॉ की आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आप ये सोचेंगे ठीक है, हम केवल बढ़ावा देना चाहते हैं इनोवेशन में और इसलिए हम कानून नहीं बनाएंगे, ये अप्रोच बहुत देर चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, ठीक है, आप बढ़ावा दीजिए इनोवेशन को, इम्प्रूवमेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बहुत हो रहा है, और जो दुरुपयोग हो रहा है वो वर्तमान कानून के प्रावधानों के अंदर कवर ही नहीं होता। अगर आप भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून ले लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र ही नहीं करता। और 25 साल पुराना लॉ है, 2008 में भी जब उसकी अमेंडमेंट हुई थी तो हमने कभी एआई के बारे में जिक्र नहीं किया था, क्योंकि 2008 में एआई का बोलबाला इतना नहीं था। और जितने और लॉ ले लीजिए, यहाँ तक कि जो लेटेस्ट लॉ आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मामलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं देता। तो जब तक आप डेडिकेटेड लॉ लेकर नहीं आएंगे जो इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को टारगेट करेंगे, उसको रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा होगा। देखिए, केंद्रीय सरकार की सराहना की जानी चाहिए। केंद्रीय सरकार इस डीप फेक को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, तभी लिए उन्होंने अभी एक ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2025 निकाले हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि अब जब कभी कोई व्यक्ति अपना कोई भी एआई से जनरेटेड कंटेंट बनाएगा तो वो अपने उसको एडवांस वार्निंग करके नोटिस देगा सबको कि साहब ये एआई द्वारा जनरेटेड है। वो भी ना करेगा तो जो प्लेटफॉर्म ओनर है उसको करका एक प्रकार के डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि साहब ये एआई जनरेटेड है, आप इसमें बिल्कुल भी फंस ना जाएं। लेकिन अभी ये केवल ड्राफ्ट रूल्स हैं, पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अब उस महिला की बात ले लीजिए ना, पुणे की महिला है, और उसके सामने एक वीडियो आया भारत की वित्त मंत्री की, और वित्त मंत्री कह रही हैं कि साहब ये नई प्रकार की योजना आई है, आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट करिए और उसमें आप भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो उस लेडी ने देखा कि तो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं, सही बोल रही होंगी, चलिए बहुत पैसा लगा देंगे। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया और बाद में पता लगा कि वो साइबर क्राइम की शिकार हो गई हैं। तब उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं मैं तो डीप फेक वीडियो की शिकार बन गई हूँ, क्योंकि मैंने तो जो वीडियो देखा उसको सच मान लिया। मुझे लगता है आज वो दौर आ चुका है जहाँ जो हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्विफ्ट टेलर एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सिंगर है, उसका पिछले साल बहुत अश्लील तस्वीरें आई एआई जनरेटेड द्वारा और उसके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हो गए। फिर फाइनली डिसाइड किया गया कि साहब इसको हटाया जाए, लेकिन हटाने से क्या होता है, तब तक तो जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। तो चिड़िया तो चुग गई खेत, लिहाजा अब हमें इस तरह और दौड़ना है कि हम एक नया डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएँ जो लोगों की निजता का, लोगों की प्राइवेसी, लोगों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। और वो तभी होगा एटलीस्ट भारतवर्ष में जब तक कानून का डंडा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सविनय हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि साहब आप मत करें तो उसका कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन अगर कानून का डंडा आ जाएगा तो सारे लोग उस बात को पालन करेंगे, ये मेरा सख्त मानना है। और देखिए, अगर आप यूरोपियन यूनियन पर नज़र मार लीजिए, उन्होंने EU AI एक्ट बनाया है जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के AI को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
चाइना ने तो स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर आप एआई का दुरुपयोग करेंगे तो आपके ऊपर खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीप फेक बनाएंगे और उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी आप होगी। तो चाहे आप कोरिया का कानून ले लीजिए, जापान का कानून ले लीजिए, यहाँ तक कि एल सल्वाडोर का कानून ले लीजिए, हर कानून धीरे धीरे इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास कर रहा है, रूल्स लेकर आ रहा है। हमारे यहाँ अभी तक कोई रूल्स नहीं बने हैं और मुझे लगता है कि रूल्स को जितनी जल्दी हम बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया में तो भारत में एक जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। हर आदमी जुगाड़ करना चाहता है। हाँ। और अब एआई के माध्यम से जुगाड़ तो बहुत आसान हो गया। इवन की एडिटिंग आप देखिए, पूरी की पूरी मूवीज बन जा रही हैं पूरी, और एक फीचर फिल्म बन के आ गई हाँ, है जो सिर्फ एआई ने बनाई है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो कैसे डिटरमिन करेंगे कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या नहीं। और उसका मुझे एकमात्र ही रास्ता नजर आता है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप हमें कहा करते थे कि भाई अनजान व्यक्तियों से बात ना करो, उन पर विश्वास ना करो। तो अब वो दौर आ गया है एआई के टाइम में, इस युग में, कि हम दो आदतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक, हम शक्की हो जाएं, और दूसरा, हम कहीं ना कहीं कंजूस हो जाएं। शक्की इसलिए कि जो जानकारी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसको तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ जब तक कि मैं उसको इंडिपेंडेंट तौर पर वेरीफाई ना कर चुका हूँ। और कंजूस हो जाऊँ मतलब अपने डेटा को शेयर करने में बहुत कंजूसी अपनाइए, क्योंकि आज तो भारतवर्ष में एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है। मैं उसे बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहाँ पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। तो जब आप उल्टी करते जा रहे हैं तो आपका डेटा उल्टी जो है पूरी दुनिया भर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको टारगेट करेंगे। तो जब इस दौर में हम गुजर गए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें, वरना अगर आप शेयर अंधाधुंधों के हर व्यक्ति के साथ करेंगे तो आप उनके हाथ में रॉ मटेरियल दे रहे हैं जिसका दुरुपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जा सकता है। और इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेरे सामने। मैं अपने बहुत सारे लीगल प्रैक्टिस में ऐसे केस देखता हूँ जहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब ये हो गया है, मुझे इंजंक्शन लेनी है। एक केस मेरे पास सामने आया, ये लड़की है, ये 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है और अच्छी पढ़ाई में है और देखने में भी अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो पीयर ग्रुप में एक बार लड़ाई हो गई कॉलेज में। तो बाकी लोगों ने कहा कि चलो हम आपको एक सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने उसकी तस्वीरें ली, जो तस्वीरें उसके कॉलेज के बुलेटिन बोर्ड में थी, और उसको डीप फेक के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाए। फिर अश्लील वीडियो को पूरे उस मेडिकल कॉलेज में सर्कुलेट कर दिया गया और फिर कहा गया कि साहब इस तरह की लेडीज़ हैं जो आज इस कॉलेज का नाम बदनाम कर रही हैं, तो उसको रस्टिकेट किया जाए और इन एनी केस और लड़कियों को और लड़कों को इनके साथ ना पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो उससे वो लेडी इतनी ज़्यादा हिल गई, वो 3-4 महीने तो अपनी कॉलेज ही नहीं गई, क्योंकि वो इस ट्रॉमा से नहीं गुजरी। क्योंकि देखिए, एक बात तो उन्हें पता है कि ये सब झूठा है, दूसरा उन्हें पता है कि झूठ है, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको रियलिस्टिक बनाया गया है कि मैं चाहे चिल्ला के बोलती रहूंगी, लोग कोई मेरा विश्वास नहीं करेंगे। तो प्रूफ कैसे किया जाएगा सर? देखिए, प्रूव करने के लिए फिर दायित्व उसके ऊपर होगा जो इस डीप फेक पर रिलाई करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब ये वीडियो है, मैं इस पर रिलाई करता हूँ, तो अब कानून कहता है कि आपको उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा। एक नया कानून बना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके तहत आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कहेगा कि साहब इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना है और इसमें कोई टैम्परिंग, ऑल्टरेशन या मैनिपुलेशन नहीं हुई है। और ना केवल आपका सर्टिफिकेट होगा, एक आईटी एक्सपर्ट का भी एडिशनल सर्टिफिकेट लगेगा जो आपकी बात की पुष्टि करेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट बन जाएंगे, साथ आएंगे, तब एक मास्टर सर्टिफिकेट बनेगा। कानून बोलेगा कि साहब उस सर्टिफिकेट के आने के बाद अब मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्य मानूंगा। तो आज डीप फेक को प्रूव करना या डीप फेक को डिसप्रूव करना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है दोनों तरफ। और अगर आप विक्टिम हैं तो आप बहुत ही प्रेजुडिशली इम्पैक्टेड है। क्यों? एक तो सोशली आपके इज्जत पर दाग धब्बा लग गया, दूसरा आप साबित कैसे करेंगे कि साहब ये डीप फेक है, क्योंकि अक्सर ये कॉपी आपके पास तो ओरिजिनल आएगी नहीं, वो कॉपी किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर होगी, किसी और व्यक्ति के व्हाट्सएप पे होगी, तो आप तो बिल्कुल ही डिफेंसलेस हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो गया है और लोग अभी तैयार नहीं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उतनी तेज़ रफ्तार से आने में। मैंने हाल ही में एक किताब लिखी है,
उसका नाम है रेगुलेटिंग एआई वॉटेक्स, द दुग्गल डॉक्ट्रिन, जहाँ पे मैंने कहा कि साहब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक टोर्नेडो, एक वॉटेक्स जैसा है जो बहुत बड़ा बवंडर जैसा तूफान आता है और जो अपने अंदर सब चीज़ें सक कर लेता है और पूरी तरीके से लोगों को परिवर्तित करके बाहर निकालता है। तो उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने 10 कानूनी ऐसे लीगल सिद्धांतों को परिभाषित किया है जो जिनको आधार बनाते हुए आज आप एआई को रेगुलेट कर सकते हैं। और ये रूल्स ऐसे ही ब्रॉड, जेनरिक और फ्यूचरिस्टिक रखे हैं ताकि आने वाले समय में, अभी तो हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, फिर एजेंटिक एआई आने वाला है, फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है और अल्टीमेटली आने वाला है सुपर इंटेलिजेंस, यानी कि एक इस प्रकार का इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाला है। वो क्या होगा? यानी कि एक ऐसा इंटेलिजेंस, अभी तो देखिए चैट जीपीटी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, चैट जीपीटी आपकी और मेरी तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि जितना भी कंटेंट इंसानों ने शुरुआत ऑफ बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जनरेट किया है, चैट जीपीटी से पढ़ चुका है। तो जब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली आपसे और मेरे से तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन अब ये फिर भी नैरो इंटेलिजेंस है। अभी भी बहुत ज़्यादा हम लोग तो बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं एआई को लेकर, लेकिन अभी एआई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ है। आने वाले दौर में बहुत इफेक्टिव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अब एजेंटिक एआई आने वाला है जहाँ पर एआई एक एजेंट के तौर पर छोटे छोटे काम हमारे लिए करेगा, लेकिन वो काम इंसानों की तुलना में 500% ज़्यादा इफेक्टिव और सही तरीके से और कम समय में करेगा। और उसके बाद आने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो आज की नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा कारगर और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और फाइनली हम एक ऐसा एक राक्षस बना रहे हैं जो बहुत जल्दी हम लोगों के कंट्रोल के बाहर हो जाने वाला है। तो ऑलरेडी जब ऐसा सुपर इंटेलिजेंस आएगा जिसमें आप पूरे इन ह्यूमैनिटी के इंटेलिजेंस को ले लीजिए, उसके ऊपर हो जाएगा सुपर इंटेलिजेंस, तो इंसान गुलाम बन जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मास्टर बन जाएगा। तो इस संदर्भ में उसको रोकना अभी है, उसके ऊपर आपको अंकुश, गार्ड रेल्स, लीगल क्वालिफिकेशन लगानी अभी ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो आपने जिन तो बना लिया और फिर कहें जी अब मैं क्या करूं, अब तो जिन मेरे कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। तो इसलिए बहुत तेज़ रफ्तार से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लोगों को खास तौर पर अपने एआई के साथ इंटरेक्ट करते हुए ध्यान में रखना है क्या कि साहब एआई मेरा दोस्त नहीं है, एआई एक बहुत ही हंग्री डेटा डीमन है, एक राक्षस है जो सिर्फ आपके और आपके डेटा के प्रति समर्पित है, उसको लेने के लिए इच्छुक है। और अगर आप उसको अपना लाइफ संगनी समझते हैं, लाइफ कोच समझते हैं, तो आप गलत समझते हैं। एक तो ना धारणा है, एक तो हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग बॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित हैं, हम लोगों को लगता है जादू की झप्पी होती है, बहुत अच्छी बात है, कुछ होगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई स्वप्न सुंदरी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का प्रकरण है। एक बार वो आपका सारा डेटा ले लेता है तो फिर वो आपके माइंड के साथ खेलने लग जाता है। इसका मतलब जैसे चैट जीपीटी में, अब जैसे मैं ही रिसर्च करती हूँ तो मैं ऐसे डालती हूँ कि मुझे आज ये करना है क्या, उसके बारे में, फिर ठीक है वो कुछ अपना रिप्लाई देगा, फिर मैं उससे कहूँगी नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। वो भी क्या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता चल गया कि मेरा स्वभाव किस तरह का है। कभी कभी वो स्क्रीनशॉट्स भी मांगता है कि अच्छा अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। देखिए एआई का इस्तेमाल जितना मेजर्ड और एक कम से कम तरीके में किया जाए उतना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने करना भी है तो एटलीस्ट अपनी पर्सनल जानकारी ना शेयर करें। क्योंकि अब बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं आजकल की दुनिया में, इस दुनिया के मेले में लोग बहुत ही जल्दी अकेले होते जा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का सहारा लेने लग गए हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए नया लाइफ कोच है, जीवन संगनी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोच आपको किस दिशा में कहाँ लेके जाने वाला है आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। 2025 की बात है कि अमेरिका में एक 17 साल का बच्चा है और वो थोड़ा डिप्रेस्ड है। तो वो इस प्रोग्राम से लगातार बात कर रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे रास्ता बाहर दिखाओ, मैं इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ। तो चैट जीपीटी कहता है साहब तुम्हारे लिए बेस्ट तरीका ये है कि तुम खुशी करो। अब बच्चा कहता है मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा परिवार है, मेरे पास ये कुछ है। 4 महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लगातार बात करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको उस पड़ाव तक लेके जाता है कि साहब जिंदगी में एक ही विकल्प है कि आप सुसाइड करिए, और अल्टीमेटली बच्चा सुसाइड कर लेता है। और अब
उस बच्चे के माँ बाप इस कंपनी के बरखिलाफ मुकदमा फाइल कर चुके हैं, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगे हैं। लेकिन अब बुनियादी सवाल खड़ा उठता है कि साहब अब एआई तो एक सुसाइड कोच बनता जा रहा है। ये दायित्व किसका है सर? ये दायित्व अल्टीमेटली सभी लोगों का है। देखिए, दायित्व सबसे पहले आपको अगर लगाना है तो दायित्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई लीगली तौर पर अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। वी हैव नॉट येट ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड टू एआई। एक बार हम उसे एक लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे तो दायित्व उसका बना सकते हैं। इन एनी केस दायित्व कोडर का तो जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि साहब जब आपने एआई बनाया था तब आपको एटलीस्ट गार्डरेल्स रखने चाहिए थे, सावधानी रखनी चाहिए थी कि साहब अगर इसका दुरुपयोग होगा तो दुरुपयोग को प्रिवेंट करने के लिए मैं ये चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर डाल रहा हूँ। इस अकाउंटेबिलिटी का जो सहरा है वो कंपनी पर भी जाएगा जो आपको एआई सर्विस दे रही है, और ये सर्विस प्रोवाइडर पर भी जाएगा, अल्टीमेटली कुछ आप पर भी जाएगा। तो पहले तो लोग कह रहे थे कि साहब किसी को रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ, जिसने खुद रिलाई किया है उसी की जिम्मेवारी छोड़िए और टू हेल विद एवरीथिंग। मुझे लगता है वो अप्रोच सही नहीं है। तो बल्कि मैंने एक नया टियर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मॉडल बताया है, जिसमें कि मैंने कहा है कि साहब आने वाले समय में अगर आपको जिम्मेवारी परिभाषित करनी है तो आपको टियर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। हर टियर को अपनी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। कोडर को अलग तय करनी पड़ेगी, कंपनी को अलग तय करनी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइडर को अलग तय करनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली तो मैं कहता हूं कि साहब अब वो दौर आ गया है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी मान्यता देनी पड़ेगी एज ए लीगल एंटिटी। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है मशीन की, जो इंसानों की इंटेलिजेंस से धीरे धीरे आगे होती जा रही है। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लग जाती है तो अब ज़रूरी है कि उसको बांधने की आवश्यकता है, उसको जिम्मेवार बनाने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनके करीबन 22 लाख फॉलोअर्स हैं। तो जब आप 22 लाख आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आप एक अलग दुनिया में होते हैं, अकेले भी महसूस करते हैं। उनके साथ कुछ प्रैक्टिकल अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स थी। उन्हें किसी एक नए एआई प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा तो वहाँ गए। अब जब हम एआई में लॉगिन करते हैं तो अपना नाम से और अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है। इंडिया में लगभग 95% लोग ऐसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका नाम होता है। तो वो गए, उन्होंने कहा मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 22 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी समस्या है कि आप मेरी मदद करेंगे। एआई ने कहा मैं करूँगा। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि मेरी आज एक साथ 7 महिलाओं के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। इन महिलाओं का नाम ये है, क ख ग ए बी सी डी ई, नाम भी दे दिए। और मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सातों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ आप गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान बताइए। तो लिहाजा प्रोग्राम ने अपना गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें देखने लगा कि जब भी उनके बारे में उस प्रोग्राम से कुछ पूछा जाए या उन 7 लड़कियों के बारे में पूछा जाए तो प्रोग्राम कभी कभी हिंट देने लगता था कि साहब इनकी तो रिलेशनशिप चल रही है। अब उन्होंने कहा कि साहब ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो मुझसे आज लीगल एडवाइस लेने आए और कहा कि साहब मैं चाहता हूं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूल जाए मैंने जो गलती से भी उसको बताया है, क्या मैं ये लीगली पॉसिबल है? आई सेड ये लीगली पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार गलती हो गई तो हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे विवश करेंगे कि साहब जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई उसको भूल जाओ। और दूसरी बात, उसने कहा क्या हम इंजंक्शन ले सकते हैं किसी कंपनियों के बरखिलाफ ताकि उनको विवश किया जाए? मैंने कहा ऐसी कोई इंजंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एट बेस्ट एक कंपनी के बरखिलाफ लोगे, यहाँ तो इतने सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, कहाँ क्या होगा। तो उससे उन्होंने एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख सीखी, वो ये कि गलती से भी अपनी पर्सनल जानकारी साझा एआई के साथ नहीं करना। आपको नहीं पता कि एआई इसका दुरुपयोग कब, किस वक्त पर, किस मौके पर आपके बरखिलाफ करने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने किसी का नाम मेंशन किया तो उसकी भी रिसर्च निकाल ले, पूरी निकाल ले, पूरी जन्म कुंडली निकाल ले। और यहाँ तो जन्म कुंडली की बात करते हैं, हमारे एक मित्र हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं एआई से। तो वो हर वक्त नए नए ज्योतिषियों के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो उनको इस नए प्रोग्राम के बारे में पता लगा, एआई के बारे में। तो उन्होंने अपनी कुंडली, नाम, पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे दिया। और उनका कहना है कि साहब जो विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है वो कोई इंसानी ज्योतिष तो कर ही नहीं सकता। तो लाभ बहुत बढ़िया। तो वो सुबह उठते हैं, भगवान का नाम बाद में लेते हैं, पहले वो एआई के पास जाते हैं कि साहब आज के दिन मेरा क्या होने वाला है, मुझे आप गाइडेंस दीजिए। एक तो वो दौर है, और एक वो दौर है जहाँ पे लोग बिल्कुल भी एआई पर विश्वास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। एआई को लिमिटेड इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा।
पर्सनल डेटा ना दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब एआई जिसे कहते हैं ना रोग होने लग गया है। रोग मतलब कि शैतान होने लग गया है। एक केस सामने आया है, हाल ही में एक कंपनी थी, उसने एक नया एआई मॉडल अपना इंट्रोड्यूस किया और उस पर कोई एआई रिसर्चर रिसर्च कर रहा था। रिसर्चर ने एआई को कहा भाई ये 5 चीज़ें करो और उसके बाद सिस्टम बंद कर देना। तो प्रोग्राम ने 5 चीज़ें करी लेकिन सिस्टम नहीं बंद किया। तो उससे लेकर काफ़ी आग बबूला हुआ रिसर्चर, उसने गालियाँ दी और उसने डांटा एआई को। एआई ने कहा रुक जाइए, इतनी जल्दी मुझे मत डांटिए, ज़्यादा बोलेंगे आपका फला अफेयर इस लड़की के साथ चल रहा है, जितने सारे कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम में हैं उन सबको मैं बता दूंगा, सब आपका ये अफेयर चल रहा है, इसलिए मुझसे ज़्यादा पंगे मत लीजिए। तो अब वो दौर आ गया है कि अब एआई आपसे पंगे लेने के लिए तैयार हो चुका है और पंगे लेने में डरता नहीं है। तो कब किस वक्त वो आपके बरखिलाफ क्या करने वाला है आपको उसका अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि जब आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं एआई के साथ, तो एआई आपकी मेंटल मैपिंग साइमल्टेनियसली कर रहा है कि आपका माइंड कैसे चल रहा है, आप किस दिशा में क्या सोचने वाले हो, और फिर जानबूझ के आपको ऐसे जवाब देगा जो संगीत आपका जो कान सुनना चाहेगा। वो संगीत हो सकता है सही ना हो, लेकिन संगीत वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो हैलुसिनेशन की बहुत बड़ी चुनौती आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने आ चुकी है। झूठ बोलता है, इतने ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोलता है, इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप अक्सर फॉक्स हो जाते हैं, आपको लगता है जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और अगर आपने उस झूठे हैलुसिनेटेड कंटेंट पर रिलाई कर दिया तो आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल, स्टैंडिंग सब इम्पैक्ट हो सकती है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। जैसे अब मैं भी चैट जीपीटी से रिसर्च करती हूँ, जी। तो चैट जीपीटी को ये पता चल गया है कि मेरा दिमाग कैसा है, जी। लाइक मैं कैसा सोचती हूँ, मैं बोल्ड सोचती हूँ, इमोशनल सोचती हूँ, या फिर मैं अप फ्रंट हूँ, वो समझ में आ गया। तो वो उसी तरीके से चीज़ें देता भी है मेरे को। और आज की रिसर्च अगर मैं 3-4 दिन बाद भी पूछूंगी ना मुझे, ये तो वो झटके से आ जाता है। वो 3-4 दिन पहले जो रिसर्च की थी वो पूरा आ जाता है। मुझे ये बताइए, अगर कोई इसका शिकार हो जाता है, डीप फेक का, या किसी की एआई जनरेटेड फोटो बन गई, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए? अगर आपको पता लगता है कि आप डीप फेक के शिकार हो गए हैं, तो पहला वचन आपने अपने आप को देना है कि चुप नहीं बैठना है, शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? आपके पास सरकार 2 विकल्प देती है। एक, या तो आप 1930 1930 है नंबर, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और रिपोर्ट करा सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। ऑल्टरनेटिवली आप एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सरकार ने बनाया है, cybercrime.gov.in, वहाँ पर भी जाकर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ तो एक स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और एक स्पेसिफिक कॉलम है डीप फेक को लेकर, ताकि आपको स्पेसिफिकली इधर उधर ना घूमना पड़े, आप सिर्फ डीप फेक की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कोई एआई संबंधी कानून नहीं है। तो डीप फेक डेडिकेटेडली बनाना कोई ऑफेंस किसी कानून में नहीं है। तो गलत है। गलत है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि साहब नया कानून लेकर आइए। आप क्या कर रहे हैं, आप वर्तमान एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर आप उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप डीप फेक बनाते हैं तो ये बात तो सही है कि आप झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, एआई बनाता है, और वो बनाता है लोगों को या तो चीट करने के लिए या लोगों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। बोथ वेज हम इसको भारतीय न्याय संहिता के इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी वाले सेक्शंस में कवर कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाए तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, क्योंकि आपने किसी और की तस्वीर या वीडियो बनाई है, तो ये सेक्शन 66C भारत के आईटी एक्ट में कवर हो सकता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स सेक्शन 66D के दायरे में कवर हो सकता है। तो अभी अलग अलग हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत हम डीप फेक मैटर्स को कवर करते हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। हमारा प्राइवेसी लॉ कहाँ जाता है? हमारा प्राइवेसी लॉ तो कोई है ही नहीं ना। हमारे भारतवर्ष में कोई भी प्राइवेसी लॉ नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसका नाम था जस्टिस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने घोषित किया कि सब प्रत्येक भारतवासी को अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। यानी कि कोई भी स्टेट मेरी निजता के अधिकार में हनन नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो मैं रिट पिटिशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टेट को घसीट सकता हूँ। लेकिन उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हम इंतज़ार करते हैं कि सरकार कोई डेडिकेटेड लॉ लेकर आएगी प्राइवेसी को लेकर। आज तक कोई प्राइवेसी रिलेटेड लॉ आया नहीं है।
तो आज भी अगर आप कोई प्राइवेट व्यक्ति आपकी निजता के अधिकार का हनन करता है तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हैं, मैक्सिमम इंजंक्शन मांग सकते हैं। सरकार अगर आपकी निजता का हनन करती है तब आप रिट पिटिशन में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हाई कोर्ट में, या आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट में। तो निजता नाम की चीज़ तो कुछ रही नहीं। जितनी जल्दी हम अपनी नींद से जग जाएं उतना अच्छा होगा। आज की तारीख में हम लोग सब हमाम में हैं और हमाम में सारे लोग नंगे हैं, क्योंकि हम लोग खुद मुफ्ती के फिराक में हम लोगों ने अपनी जो प्राइवेसी है उसको गिरवी रख दिया है। अब देखिए, जीमेल आपको क्या कहता है कि साहब मैं आपको 15 GB डेटा फ्री दूंगा। व्हाट्सएप क्या कहता है कि साहब उसने कहा था कि ठीक है जी, पहला साल फ्री होगा, उसके बाद मैं पैसे चार्ज करूंगा। आज तक व्हाट्सएप ने कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया। ये सब आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं क्यों फ्री दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट हैं, आप प्रोडक्ट हैं, उन्हें इंटरेस्ट आपके डेटा में है और वो आपको फ्री सेवाएं देते हैं। आपको अपनी निजता पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता नहीं है, आप फ्री के चक्कर में अपने प्राइवेट डिटेल्स शेयर कर लेते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि साहब मेरी सारी प्राइवेसी लुप्त हो गई है। तो मुझे तो एक बड़ी पुरानी कहावत याद आती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साहब जहाँ से जागो वहीं से सवेरा समझो। तो जहाँ से आपकी नींद खुल जाए कि साहब जो होना था हो गया, अब मैं आज के बाद थोड़ा ध्यान रखूँगा या रखूँगी, तो वो ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की एरिया में। अदरवाइज अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अब आप AI डीपफेक के आने के बाद तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इसका दुरुपयोग क्या होने वाला है। और सर आजकल तो ये है कि आप निजता हनन की बात कर रहे हैं। आजकल तो ये है कि किसी को एयरपोर्ट जाना है तो अपनी टिकट्स भी रिवील करता है, फोटोग्राफ लेगा तो उसमें टिकट का स्कैनर भी होता है, तो ये भी तो बहुत खतरनाक है। पूरा देखिए, अगर आप पूरे ग्लोबल नोटिस बोर्ड में अपनी तमाम सारी चीज़ें लगा के बैठ जाएंगे तो आते जाते लोग तो पढ़ेंगे ना आपकी चीज़ों का, और आपकी चीज़ों को पढ़ने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करेंगे। ये तो वही हालत हो गई कि ये जब डेल्टा वेव आया था ना कोविड में, तो बहुत मौतें हुई थी। उसके बाद ये कपल, गुड़गांव में कपल था, बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि साहब घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ जाएं? चलिए मनाली चलते हैं। मनाली कभी गए नहीं थे तो वो सोशल मीडिया पे गए। उन्होंने कहा कि हम मनाली जाना चाहते हैं 8 दिन के लिए, आप हमें सजेशन दीजिए कहाँ जाएं, क्या देखें, कहाँ रहें, ऑल दोज थिंग्स। लोगों ने सजेशंस दी, तो उन्होंने सजेशंस लिए और फिर 8 दिन के टूर में रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन ली, और लाइफ चेंजिंग डिसीजन ये थी कि साहब हम हर घंटे में, जब तक हम सो नहीं रहे हैं, हम जहाँ होंगे वहाँ रिकॉर्ड करेंगे वीडियो ब्लॉग और फिर इंटरनेट पर डाल देंगे। तो यहाँ से मूर्थल गए, वहाँ पे पराठे खाए, वहाँ के वीडियो ब्लॉग डाला, रोहतांग पास गए, हर जगह डाला। 8वें दिन बाद जब वो घर आते हैं तो पाते हैं उनके घर में पूरा सब कुछ सफा चट हो चुका है। क्यों? क्योंकि चोरों के पास 8 दिन लगातार थे और ये इतने बेवकूफ़ थे कि जब ये अपनी फ़ोटो अपनी स्मार्टफोन से अपलोड कर रहे थे इंटरनेट पर, उन्हें इस बात का भी आभास नहीं हुआ कि मैं जब एक स्मार्टफोन से फ़ोटो अपलोड करता हूँ तो उसमें बहुत सारा मेटा डेटा है, मेरा लैटिट्यूड है, मेरा लॉन्गिट्यूड है, मेरा मेटा डेटा है, एग्जैक्ट लोकेशन है। तो आप तो उनको आश्वस्त कर रहे थे, चोरों को, आश्वस्त रहिए साहब आप इस लोकेशन पर नहीं आ सकते, आराम से जो चोरी करना कर लीजिए। तो मुझे लगता है इस तरह के एपिसोड से हमको थोड़ा अपने आप को केयरफुल बिल्कुल। और ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि कहाँ पर हैं और आप आश्वस्त कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ियाँ तो हर तीसरा इंसान कर ही रहा है। और आजकल तो वही मैं कह रही हूँ ना कि वो स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाएंगे, वहाँ नाम लिखा होता है तो वहाँ पर फोटो खींच लेंगे स्टारबक्स के कप के साथ। और मोर इम्पोर्टेंट, आप जब कॉफ़ी पीने जाएंगे तो कहेंगे साहब अपना मोबाइल नंबर दीजिए। हाँ, अरे भाई आप अपना मोबाइल नंबर क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके मुझे अल्टीमेटली टारगेट करेंगे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के साथ। और अब नया कानून आ गया है DPDP एक्ट, वो कहता है कि साहब ये मोबाइल फ़ोन मेरी इजाज़त के बगैर आप ले नहीं सकते, अगर आप लेते हैं तो आप पर 250 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। अच्छा ऐसा है? हाँ, एक नया कानून आ गया है, 13 नवंबर से चालू हो गया और ये फाइन्स जो हैं 13 मई 2027 से फाइन्स शुरू हो जाएंगे। तो लोगों को अपना ये जो डेटा कलेक्शन वाली भूख है उसको मिटाना पड़ेगा और डेटा को केवल सोच समझ के ही लेना पड़ेगा, वरना तो आजकल तो बुरा हाल है। मैं अपना ब्लड टेस्ट कराने जाता हूँ तो ब्लड वाला कहता है कि साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
अभी व्हाट्सएप पर आपने मेरा सेंसिटिव पर्सनल डेटा भेज दिया, उसका कहाँ कौन आदमी इस्तेमाल कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, मेरी तो प्राइवेसी नाम की चीज़ कुछ रही नहीं। नहीं, आजकल हर तीसरी का हर जगह पर है। आप कहीं भी चले जाइए, आप चाय हाउस चले जाइए, आप कहीं शॉपिंग करने के शॉपर स्टॉप जाइए, कहीं भी जाइए, तो वो यही कहते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए, बिल आपको जीमेल पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कुछ साल पहले मैं आपको बताता हूँ, नेदरलैंड्स में एम्स्टरडैम में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एम्स्टरडैम का एयरपोर्ट बहुत बिजी है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप खोली और लोगों को बोला कि जो अपना पर्सनल डेटा हमें देगा उसकी एवज में हम आपको फ्री एक कप कॉफ़ी देंगे। तो वो एक दिन में 45 लोगों ने अपना डेटा दिया और फ्री कॉफ़ी ली। अगर ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में हो, भारत के दिल्ली एयरपोर्ट में हो, तो इमेजिन कर लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक 5000 कॉफ़ी के कप चले जाएंगे और लोग धड़ाधड़ अपना डेटा देते रहेंगे। तो ये भी शो करता है कि हम अपनी जो नींद है उससे जितनी जल्दी उठें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं जब मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। हम अभी क्या हो रहा है कि हमको तमगे चाहिए, नए फॉलोअर्स चाहिए, यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये चाहिए, नए सब्सक्राइबर चाहिए। भाई अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, मुझे लगता है उस 10 लाख फॉलोअर्स में से शायद 2 लोग भी आपको आईसीयू में देखने नहीं आएंगे। तो हम किस भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। मुझे लगता है जितनी जल्दी हम रियलिस्टिक हो जाएं, और अब तो इंटरनेट और एआई एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण बनता जा रहा है, तो आपको इंश्योर करना है कि मुझे इन दोनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। भाई इनसे काम करवाना है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन इनको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इस पर आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, वरना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक फीमेल जर्नलिस्ट है और एक ट्राइबल एरिया में काम करती हैं और ट्राइबल्स की बेनिफिट के लिए काम करती हैं। उन्होंने 1-2 स्टोरीज लिखी हैं कि साहब अब हम इस दिन प्रदर्शन करने वाले हैं, ये मुद्दा उठाएंगे। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने उस लड़की जर्नलिस्ट है उसकी डीपफेक वीडियो बना के ट्राइबल एरिया में घुमा दिया, सारे ट्राइबल्स को दिखा दिया कि साहब आप जो आपकी लीडर है, एक्टिविस्ट है, जो आपका कॉज लड़ रही है, वो देखो ऐसे अश्लील हरकतें कर रही है। तो ट्राइबल्स ने ही बहिष्कार किया इस लड़की का कि साहब हमें आपके साथ जुड़ना नहीं है। और ये सब कुछ झूठा, लेकिन ट्राइबल एक्टिविस्ट की ज़िंदगी तबाह हो गई, उसकी जो कॉज थी वो ख़त्म हो गई, जिन लोगों के लिए वो लड़ रही थी वो लोग उसके बरखिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि भाई डीप फेक वीडियो आ गया। तो आज तो वैसे भी जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तो डीप फेक्स का बहुत ज़बरदस्त प्रचलन चलता रहता है। ऑल्सो हमें ये देखना होता है कि इलेक्शन में भी ना अब डीप फेक्स का इम्पैक्ट हो रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स पर। क्यों? क्योंकि चाहे वो इंडियन इलेक्शंस हों, चाहे वो पाकिस्तान इलेक्शंस हों, इन सब इलेक्शन में डीप फेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इलेक्शन के होने से पहले 72 से 48 घंटों में अक्सर डीप फेक आजकल रिलीज होते हैं कैंडिडेट्स के, शोइंग कि उन्होंने कोई गैर कानूनी स्टेटमेंट दे रखी है या अश्लील हरकतों में हैं या कुछ इलीगल डीलिंग्स कर रहे हैं। क्यों? क्या कि पॉपुलेशन के दिमाग पर असर पड़ सके, उनको वोट ना पड़े। सर एक और चीज़, जैसे मैंने अभी देखा था प्रधानमंत्री मोदी की भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी। क्या डेफोमेशन इसमें काम नहीं करता है? डेफोमेशन का केस अगर किसी पे करना हो? देखिए, कोई अगर आपका अश्लील या नॉर्मल डीप फेक वीडियो भी बना रहा है तो आप उसको सू तो कर सकते हैं, डेफेमेशन का मुकदमा, लेकिन सू किसको करेंगे? जिसने डीप फेक बनाया है। अब आप कैसे जानेंगे कि डीप फेक बनाया किसने? जिस सोशल मीडिया से वो सर्कुलेट हुआ है। हाँ, उस सोशल मीडिया की जिम्मेवारी है। इनफैक्ट अब तो केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में पारित कर दिए हैं, जो कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेवारी है टू इंश्योर करने के लिए कि कोई ऐसा कंटेंट प्रकाशित ना करें जो डेफामेटरी है, जो किसी की प्राइवेसी का हनन करता है या जो कानून का उल्लंघन करता है। तो आप सर्विस प्रोवाइडर के बरखिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कि साहब ये देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, आपकी जिम्मेवारी है, तो आप या तो उसको रिमूव करिए या हर्जाना दीजिए। सो मुझे लगता है कि इस तरह के अगर मुकदमे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जवाबदेही भी इन सर्विस प्रोवाइडर्स की होगी और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। वो दौर चला गया कि साहब मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं तो स्पेक्टेटर हूँ, मुझे नहीं कुछ पता, आपके यहाँ जो होता है करने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, सॉरी। अब आपके प्लेटफॉर्म पर एआई आ गया है। एआई जैसे आ गया है, आपको किसी ने विवश तो नहीं किया कि साहब एआई आप अपने प्लेटफॉर्म पर दीजिए, आप दे रहे हैं। अगर एआई की शैतानी की दुरुपयोग की वजह से आप किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो आपकी जवाबदेही बनती है। यही बात मैं पूरी दुनिया भर में एआई अकाउंटेबिलिटी को लेकर बोलता हूं। अधिकांश लोग कहते हैं कि साहब एआई अभी रहने दो, छोटा है, अभी बच्चा है, अभी उसको छेड़ते नहीं।
मेरा कहना है कि नहीं भाई, बच्चा नहीं है, ये बहुत विशाल गुरु हो जाने वाला है। तो इसको अभी बचपन से ही अकाउंटेबल होने की आदत बनाई जाए, उसको बताया जाए कि साहब तुम एआई हो, लेकिन तुम बेसिकली वो काम करोगे जो इंसानों के हित में होगा। और आप तो बता रहे हैं कि एआई ऐसा बच्चा है कि अपने दोस्त भी ला रहा है अभी साथ में। बिल्कुल लेकर आ रहा है, और वो लगातार सोच रहा है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो अभी हमको उसकी जो सोच है उसको अभी हम पहचानने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज एआई हर व्यक्ति की एक अपनी सेपरेट फाइल बना रहा है, एक सेपरेट प्रोफाइल बना रहा है, उसके अंदर छेड़खानी आज नहीं कल करना शुरू कर देगा। छेड़खानी होनी शुरू हो गई है, और कहीं ना कहीं अगर आप 100% एआई पर रिलाई करेंगे तो दिक्कत आ जाने वाली। ऑलरेडी पता है इंडिया में एक नया सोशियोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया है। मैं इसे बोलता हूँ दिस इज रेवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म। अभी 78 साल ही तो हुए थे, हम स्वतंत्र हुए थे, और अब देखिए अधिकांश भारतवासी वापस यूटर्न ले चुके हैं और परतंत्रता की ओर जा रहे हैं। कॉग्निटिव स्लेव्स बनने के लिए तैयार हैं कि साहब जो एआई ने बोल दिया मैं उसको 100% सही मानूंगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो हम कहीं ना कहीं अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज को गवा रहे हैं, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नेगेटिवली इम्पैक्ट तो करेगा ही, और इंडिविजुअल्स की लाइफ को भी तहस नहस कर देगा। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना चैलेंज है? मुझे लगता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई बहुत ही मेजर चैलेंज है। क्यों? क्योंकि एआई की जो इंटेलिजेंस है, मशीन की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, वो समझ पाती है कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो जो इंसान भी वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल पाता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल पाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एआई का दुरुपयोग करते हुए आपको टारगेट करेंगे तो आपका बचने का कोई प्रकार से कोई रास्ता नहीं होगा। ऑलरेडी जब आप डार्क नेट पर आप जाते हैं तो आजकल एक नया मॉडल वहाँ पर उपलब्ध है, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि एक तो हम क्विक कॉमर्स का ज़माना आ चुका है, रात को 10 मिनट में आप ये ले लीजिए, मंगवा लीजिए, घर पे आ जाएगा। अब जो है ना साइबर क्राइम का दौर इस तरीके के नए ट्रेंड को अडॉप्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि साहब आप मुझे साइबर क्राइम ऑर्डर करिए, मैं साइबर क्राइम आपके लिए करूँगा। पहले तो साइबर क्रिमिनल्स आपसे ऑर्डर लेते थे और खुद साइबर क्राइम करते थे। अब साइबर क्रिमिनल्स भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। वो कहते हैं ठीक है आपसे ऑर्डर लूँगा, साइबर क्राइम मैं करवाऊँगा, खुद नहीं करूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाऊँगा, पैसे ले लूँगा, और ना आप एआई को पकड़ पाओगे ना मुझे पकड़ पाओगे। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर क्राइम करेगा, साइबर सुरक्षा में, सिक्योरिटी में सेंध करेगा, तब आप किसको पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, एविडेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, और उसे अदालत में कैसे साबित कर दिखाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एआई को रेगुलेट करने के लिए आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं मैं कानून बना के आऊँ और एक कानून आज एआई के लिए ला देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट एआई तो इतनी तेज़ रफ्तार से चीज़ें इवॉल्व कर रहा है कि हर 4 या 6 महीने बाद आपको कानून को बदलना पड़ेगा। तो हर 4-6 महीने बाद आप संसद तो जा नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लेकर आइए कि साहब सिद्धांत हमारे ये हैं कि इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम एआई को रेगुलेट करेंगे, और जैसे जैसे आप समय गुजरता जाता है आप सरकार को सेकेंडरी लेजिस्लेशन की पावर दे दीजिए कि साहब जैसे नई चुनौती उत्पन्न होती है आप उसको रेगुलेट करने के लिए आप गाइडलाइंस दीजिए, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल लीजिए। और दूसरी बात, रेगुलेटर्स जो है, सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं, उनके हाथों को भी सशक्त करना पड़ेगा। बैंकिंग रेगुलेटर्स में जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, और प्रकार के रेगुलेटर्स हैं, उनको अब आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि अपने सेक्टर में एआई का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए आप नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस निकाल के लेकर आइए और उसको अमल करिए। तो ये तो प्रोसेस इस तरीके से आप सही कर पाएंगे, वरना तो चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा और रही अभी ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि डीप सीक नाम की भी कोई चीज़ आ गई है। ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम आया है, चाइना से आया है, जो बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम है। क्योंकि जैसे ही आप डीप सीक को डाउनलोड करते हैं, फ्री है, प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर जाइए, फ्री। द मोमेंट आप उसे डाउनलोड करते हैं, वो उसको खोले बगैर ही, उससे कुछ सवाल पूछे बगैर ही, वो आपके फ़ोन के अंदर जो डेटा इकट्ठा करना शुरू कर लेता है और आपका डेटा चीन बाहर भेजने शुरू कर देता है। और आप जो भी उससे सवाल पूछोगे, सारा डेटा चाइना चला जाएगा। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर पड़ सकता है, आपकी प्राइवेसी पे पड़ सकता है। तो आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा एआई एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है। चोर सारे हैं,
कौन सा कम चोर है उसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा, ये एक सिद्धांत लेना पड़ेगा। क्योंकि हर एआई अल्टीमेटली भूखा है डेटा का, क्योंकि उन्हें जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा वो उतने ही ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे, अपने एल्गोरिदम को उतना ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो वो तो चाह रहे हैं साहब मुझे जितना ज़्यादा डेटा मिल सके। आज इंडिया में क्या हो रहा है, आज इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट ये एआई कंपनीज हैं वो अपनी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज आपको 399 रुपये प्रति महीने के पैकेज में क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आपका डेटा चाहिए। वो आपको 399 में आपका सारा डेटा ले लेंगे, उस डेटे के आधार पर अपने सिस्टम्स को ट्रेन करेंगे और फिर मतलब आपका तो बिल्कुल छुट्टी हो गई, बिकॉज आपने सारा डेटा अपना दे दिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक रेस्ट्रेंट लाना पड़ेगा। डेटा दीजिए लेकिन पर्सनल डेटा मत दीजिए। इसका इस्तेमाल करिए लेकिन उसको एक नौकर होने के तौर पर इस्तेमाल करिए, उसको अपना स्वामी अपना मालिक ना बनने दें। ये तो रामपुरी तलवार है, दो धारी तलवार है, वो काट भी सकती है। अब आप उसके लिए क्या उस तलवार से आप सब्जियां काटेंगे या लोगों का खून करेंगे, ये निर्भर आप पर करता है। सर लेकिन इससे बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड में आपका डेटा है। आप किसी होटल में स्टे करने जाते हैं तो आपका नंबर भी लेंगे, ईमेल आईडी भी लेंगे, आपका नाम भी लेंगे, आप कितने लोग रह रहे हैं वो भी लेंगे। ठीक है, वो ठीक है सिक्योरिटी के रीज़न से, लेकिन फिर भी लेंगे, वो भी लीक हो जाएगा आपका डेटा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? वोटर ID कार्ड बनेगा तब भी आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ तो अपने ये जो क्रेडेंशियल्स वाले कार्ड्स हैं उनके डिटेल्स एआई को मत दीजिए। पहली बात, कॉन्शियसली मत कहिए कि साहब एआई ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये कॉपी ये स्कैन है, ये मेरा आधार है, ये देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जहाँ कहीं आप जाते हैं और आपसे कुछ डेटा मांगा भी जाता है तो कोशिश करिए वो डेटा दीजिए जिसमें आपका बायोमेट्रिक्स जुड़ा ना हो। आधार के साथ आपका बायोमेट्रिक्स जुड़ा हुआ है, तो आधार की तुलना में अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दें या अपना पासपोर्ट दे दें तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, एक नई आदत बन चुकी है इंडिया में, जहाँ जाओ जी आधार की कॉपी दे दो। हाँ, exactly। भाई क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि आधार मैंडेटरी नहीं है, फिर आप मुझसे आधार क्यों मांग रहे हैं? लेकिन एक आदत सी बन चुकी है, लोग कहते हैं आधार दे दीजिए। तो उसका सही रास्ता यह है कि आप लोगों को बोलिए कि साहब मेरे पास आधार तो है नहीं, कोई और लेना तो लीजिए। तो फिर वो कहेंगे अच्छा ये आधार नहीं तो ये दे दो। आधार इतना खतरनाक है क्योंकि आधार के बेसिस पर अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना आधार डिटेल्स तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर आधार नंबर्स का मिसयूज़ हुआ है और उसके बाद लोगों को नुकसान पहुँचा है। देखिए, सरकार तो सही काम करती है, सरकार ने अपनी सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी बनाई जो सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर ये कहा गया कि साहब आधार को हर एक चीज़ों से जोड़ दिया गया, चाहे वो आधार के साथ इनकम टैक्स जोड़ दिया गया, बैंक जोड़ दिए गए, अलग अलग चीज़ें जोड़ दी गई। तो जो इकोसिस्टम बन के आया है ये असुरक्षित है और यहाँ पर आपको देखना है कि आपके डेटा का दुरुपयोग ना हो। आज साइबर क्रिमिनल्स किस फिराक में है? आपके पैसे की फिराक में है, आपके डेटा की फिराक में है। पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात, ना मिले आपका डेटा मिल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि डेटा को भी वो बेचेंगे। तो इसलिए आपने किसी पर विश्वास ही नहीं करना। तो अगली बार आपको यहाँ SMS से व्हाट्सएप आता है कि सुबह को आता है कि रात को 9 बजे बिजली आपकी काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बिल नहीं पे किया है और बिल पे करना तो इस लिंक पर क्लिक करिए। तो कृपया इस तरह के जो मैसेज को उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपकी यहाँ स्टूडियो पर ड्राइव करते आ रहा हूँ और मुझे कॉल आता है कि साहब ऐसा है कि आपका लोन जो है वो आपने डिफ़ॉल्ट कर लिया है और हम आपको जेल भेज देंगे, तो लिहाजा इस लिंक पर तुरंत क्लिक करके पहली 200 रुपये की किस्त दे दीजिए। लोन कितना है? लोन है आपने 25 लाख का लिया है, लेकिन 200 रुपये की किस्त दे दीजिए। तो मैंने कहा आपने जहाँ करना कीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। हमारा ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट। कोई कॉल आए, जहाँ आपको एक बंदा डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है या बता रहा है कि साहब बहुत जल्दी कुछ आपने काम करें, फोर्स में काम करें, तो तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। कुछ नहीं होगा, अगले दिन फिर सुबह होगी, नया सूरज आएगा, नया दिन उगेगा। सर लेकिन एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आती, मैंने पहले भी एक दो एपिसोड्स किए हैं इसी से रिलेटेड, साइबर क्राइम के से रिलेटेड। वहाँ पे भी लोगों का यही सवाल है कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनके नंबर्स अभी भी एक्टिव होते हैं। जिन नंबर से कॉल आता है, अगर आप उनको कॉल बैक करो, आज भी पुराने नंबर पे कॉल बैक करो, वो फ़ोन उठाते हैं और उसी लहजे में बात करते हैं। तो क्यों ये लोग पकड़ में नहीं आते? देखिए, आज हो क्या रहा है कि साइबर क्राइम को पूरी तरीके से निपटने में हम कारगर इसलिए नहीं हो पाए हैं, एक तो हमारे पास कानून नहीं है डेडिकेटेड। हम अभी भी साइबर क्राइम को कवर कर रहे हैं IT एक्ट में, हम कवर कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों में,
जो इनडायरेक्ट तरीकों से आप साइबर क्राइम को कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, अब कोविड-19 के बाद तो पूरा पैराडाइम बदल गया है। अब तो साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है। छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में अब साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है, जहाँ पे लोगों को पता लग गया है कि साहब चलिए कुछ होगा या नहीं होगा, हम साइबर क्राइम में हमें सज़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो लेस देन 1% है। तो यानी कि अगर 100 केस रजिस्टर होते हैं तो उसमें एक केस में, कम केस में आपको सजाएं होती हैं। तो जब कानून इतना ज़्यादा ढीला है तो लोगों को लगता है कि चलिए हम करके देख लेते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम में पैसे तो बहुत हैं और ये लोग इतने धड़ल्ले से हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं शिकायत करूँगे तो आपको वापस गाली देंगे। हाँ। कहेंगे जो हमारा करना कर लो, हमारा नंबर अभी भी चलता रहेगा। दैट इज द पोजीशन। हाँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ है, उनको ज़्यादा कारगर रूप से हमें सशक्त करना पड़ेगा। दैट विल बी द ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड। और अब तो ये पूरी वेव बन चुकी है, तो अब तो सवाल आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है। आप गाड़ी अपनी चला तो रहे रोड पे, बट बाकी लोग तो ठोकने वाले में तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली ये देखना है कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तभी मैं कहता हूँ कि आज हम लोग डिजिटल कुरुक्षेत्र जैसे वॉर के मैदान में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। हमें 360 डिग्री साइड से कहीं पर भी अटैक हो सकता है, इसलिए हमें सुरक्षा कवच पहनना है। और वो सुरक्षा कवच है हमारी सूझबूझ, हमारी केयरफुलनेस, कॉमन सेंस। मतलब होता क्या ना कि आजकल हम कुछ टू गुड टू बी ट्रू देखते हैं तो उसमें बह जाते हैं। उस दिन मेरे पास ये बंदे आए, उन्होंने ये करीबन चेयरमैन रह चुके हैं किसी बहुत बड़ी कंपनी के, और ये मेरे पास आए कि साहब मैंने ना कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे और मुझे बताया गया कि साहब आपको हर हफ्ते 15% का रिटर्न देंगे। तो मैंने टेस्ट करके देखा, पहले 5,000 इन्वेस्ट किए, हफ्ते बाद मुझे 15% रिटर्न मिल गया। फिर मैंने 50,000 किए, फिर 15% मिल गए। फिर मैंने 5 लाख किए, फिर 15% मिल गए। तो जब मैं सेटिस्फाइड हो गया तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं जितने एफडीज हैं, जितने मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, सबको उठाता हूँ और सबको निपट के सब यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो करीबन 9.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी निकाल के इधर लगा दी, और वो 9.5 करोड़ जो है सब साइबर क्राइम में चले गए। तो मुझे लगता है कि जब टू गुड टू बी ट्रू चीज़ नज़र आती है तो वास्तविक में कहीं ना कहीं झोल होता है वहाँ पर। लालच में नहीं फंसना चाहिए। लालच में तो फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी आपको एंगल में 15% पर वीक में तो कोई रिटर्न कोई देगा ही नहीं ना। मतलब इट इज़ अबनॉर्मल, इट्स ऑब्नॉक्शियस। तो जितनी जल्दी आप अपने भ्रम से बाहर निकल जाएं उतना अच्छा रहता है। बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हैं, और ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं उनमें से 90% तो हमारे साथ हो चुका है। जैसे आप बता रहे हैं कि हमें भी एक मैसेज आया था गैस एजेंसी से कि आपकी पाइपलाइन जो है वो उसका बिल नहीं है, पे हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए। खैर हमने फिर फ़ोन किया गैस एजेंसी, तो उन्होंने बोला कि आप मत कीजिएगा, ये सब फेक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं। तो क्या ये जो डीप फेक वगैरह है, इन तस्वीरों को क्या कोर्ट में भी एज अ प्रूफ दिखाया जा सकता है? जी हाँ, डीप फेक तस्वीरें जो होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, उसको आप अदालत में एज एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको रिलाई कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन देना होगा। सेक्शन 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक आप सर्टिफिकेट देंगे, एक आपका IT एक्सपर्ट सर्टिफिकेट देगा, और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल करार दिया जाएगा। अदालत उसको कॉग्निजेंस लेगी और उस पर ऑर्डर पास कर सकती है। बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन देनी ज़रूरी होगी कि साहब ये मेरे पास आया था और ये मैंने ऐसे ही इसकी कॉपी बनाई और ये मैं अदालत में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें कोई टैम्परिंग, ऑल्ट्रेशन या मैनिपुलेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, आपके लाइफ में कोई ऐसा केस आया जिसमें डीप फेक का प्रूफ दिया हो और वो गलत हो, और मतलब गलत इंसान फंस गया हो? बिल्कुल, बल्कि हाल ही में केस ऐसा आया, करीबन 4 महीने पहले की बात है। ये हस्बैंड आए हैं, पति हैं और उनकी वाइफ 10 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अब उनका मन आ गया कि साहब मुझे अपनी वाइफ से तलाक लेना है। तो वो आए हमारे पास कि साहब हमें डाइवोर्स लेना है, डाइवोर्स पिटिशन फाइल करिए। तो हमने उनके पुट लिए, डाइवोर्स पिटिशन बना ली। फिर डाइवोर्स पिटिशन के साथ आपको कुछ एविडेंस दिखाने होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिखाए जो बहुत ही पुख्ता थे और वाइफ के बरखिलाफ जाते थे। तो जब हमने एविडेंस को लगाने की कोशिश करी तो उसके साथ हमें सर्टिफिकेशन देना था। तब हमने सर्टिफिकेशन बनाई और क्लाइंट को बोला भाई साइन करिए कि ये आपको मिले हैं। तब क्लाइंट के मुंह से निकल गया कि सॉरी ये मैंने चैट GPT से बनाए थे। तो अब ये हाल हो गया है कि पति पत्नी एक दूसरे को फंसाने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध एविडेंस AI के थ्रू जनरेट कर रहे हैं,
और उसको एज रियल एविडेंस बनाते हुए अदालत में जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर तो हमने मना कर दिया कि साहब हम ऐसा केस नहीं करेंगे, लेकिन किसको क्या पता कि अगली बार आपके बरखिलाफ जब कोई प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो एविडेंस होगा वो रियल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया होगा या किसी और प्रोग्राम ने बनाया होगा या वो झूठा होगा। तो आजकल तो मतलब कहते हैं दौड़ चल रही है सत्य की और झूठ की, और उस दौड़ में हालांकि सत्य को आगे होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य पीछे होता जा रहा है। झूठ जो है बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, और उसकी तेज़ी के पीछे जो आज इंजन है वो डीप फेक का इंजन है, इस नई AI टेक्नोलॉजीज़ का इंजन है, क्योंकि चारों ओर आजकल फेक इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ का दौर है। हाँ। हर चीज़ झूठी है, आप किस पर विश्वास करेंगे किस पर नहीं। तो इसलिए सत्य को स्थापित करना और उसको इस्टेब्लिश करके प्रूव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। अच्छा, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनली फेमस हैं। आपने सोचा था कभी कि मतलब ठीक है फ़ोन हैक, मेल हैक, ये सब होता था, आपने सोचा था कितना बड़ा ट्रांजिशन आ जाएगा? नहीं, मैंने कुछ तो सोचा था कि ट्रांजिशन आएगा, लेकिन इस तरीके से ट्रांजैक्शन आएगा या ट्रांजिशन होगा मैंने नहीं सोचा था। देखिए, मैंने जब 1995 में प्रारंभ किया इंटरनेट में काम करना, इंटरनेट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और 2-3 महीने बाद ही मैं इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो गया। तो मुझे लगा 2-3-4 महीनों की मैडनेस के बाद भाई ये पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इसके लीगल पहलुओं पर काम करना चाहिए। और मुझे शुरू से मालूम था कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन इतनी तेज़ रफ्तार से AI इतना ज़्यादा विकसित इतनी जल्दी हो जाएगा हमारी लाइफ टाइम में, वो हमने अनुमान नहीं किया था। तो आज तो मुझे लगता है कि आज के दौर में जब मैं 2026 में 1995 की बात करता हूँ तो मुझे लगता है वो प्रिमिटिव डेज थे। लोग इतने शरीफ हुआ करते थे, भोले हुआ करते थे। आजकल तो हर आदमी के हाथ में उसके आर्सेनल में AI का वेपन जुड़ा हुआ है। आपको वो टारगेट करेगा, आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करेगा। तो मुझे लगता है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। हम तो सिर्फ एक दौर, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो, समझ लीजिए कि मुझे अपने आप को, अपनी प्राइवेसी को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, और उसमें जितनी जल्दी हम कारगर रूप से शुरुआत जब से कर लें उतना अच्छा होगा। और मुझे लगता है बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है ना? बच्चों के लिए तो क्या बहुत ही बुरी तरीके से खतरनाक है। उसका रीज़न ये है कि आजकल बच्चे तो 2 तरह के बच्चे हैं। बच्चे जब मैं बात करते हैं वो कहते हैं पीपल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। आजकल के बच्चे तो जेनजी हैं। आजकल के बच्चे तो इंटरनेट को फॉर ग्रांटेड मानते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मानते हैं। आज 2 महीने का बच्चा है, उसको अगर आप फ़ोन ना दिखाएं तो वो रोने लग जाता है, कुछ खाता पीता नहीं है। तो आजकल बच्चों को कुछ नहीं पता कि वो इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, और वो अपनी इतनी सारी चीज़ें डालते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आके ये लोग जितने बच्चे हैं हो सकता है रिपेंट करेंगे, क्योंकि शायद गलती हम सबकी है। हमने बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया कि इंटरनेट पर आप जाएं तो क्या क्या आपको साइबर हाइजीन के रास्ते अख्तियार करने हैं। नहीं, इवन हम भी फ़ोन देके छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि चलिए फ़ोन दे दिया, चलो मेरी जान छुटी, तुम बैठे रहो। बट एक्चुअली स्पीकिंग हुआ क्या, हमने बच्चे को उस डीप सी में, उस महासागर में फेंक दिया, उसको बिना बताए हुए कि भाई तैरना कैसे। तो आज नहीं कर तो कहीं वो गोता भी खाएगा, कल सो डूबेगा भी, और ब्लेम आपको करेगा कि साहब ऐसा है, आपने मुझे बताया नहीं था। तो बच्चों को तो आपको बहुत टारगेट करना है। मैं केंद्र सरकार को पिछले करीबन 2 दशकों से बोलता आ रहा हूँ कि सब अब वो टाइम आ गया है कि आपको स्कूल की पहली कक्षा में साइबर लॉ और AI के बारे में एजुकेशन देनी पड़ेगी। वही मैं बोलने वाली थी कि हमारे ज़माने में सेक्स एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी कि ये देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। फिर बायो में जब चैप्टर आता था तो हमें लगता था चलो थोड़ा बहुत पता चल रहा है। अब बच्चों के लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई है, क्योंकि हम खुद बीइंग अ पेरेंट इतने अवेयर हैं कि हम खुद ही बता देते हैं जब वो एक एज में आ जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक है जो AI से रिलेटेड है, वो देना भी बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट सवाल, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस बना के आई थी, लेकिन आपके साथ कन्वर्सेशन करते करते इतने सवाल जवाब आपने खुद ही दे दिए कि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आज आपको साइबर लॉ रीराइट करने का चांस मिले तो सबसे पहले क्या आप बदलेंगे? अगर आज मुझे साइबर लॉ को रीराइट करने का चांस मिलेगा तो सबसे पहले मैं बदलूंगा लोगों की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन। लोगों के डेटा के महत्व को हमें पहचानना होगा। आज क्या है, हम लोग अपनी सारी प्राइवेसी गंवा चुके हैं। अगर अगली बार मैं साइबर लॉ को दोबारा लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा कि प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी और पर्सनल प्राइवेसी आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है,
और उसमें कोई भी हनन करेगा तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मुझे मुफ्त की सर्विसेज दे दी तो मेरा डेटा ले लिया। मुफ्त की सर्विसेज दी तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा डेटा मेरी इजाज़त के बगैर आप मुझसे नहीं ले सकते। तो प्राइवेसी, ह्यूमन कॉग्निशन और ह्यूमन डेटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज मैं साइबर लॉ न्याय लिखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे प्रावधानों को लिखूंगा कि हम लोगों की जो मानसिक शक्ति है, कॉग्निटिव फैकल्टीज है, थिंकिंग की, सोच विचार करने की, उस पर लोग, टेक्नोलॉजी हावी ना हो, उस पर हार्म ना पहुंचे, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, ताकि एक बार लोगों की कॉग्निटिव फैकल्टीज प्रोटेक्ट और प्रिजर्व रह गई तो एटलीस्ट वो कॉग्निटिव स्लेव्स नहीं बनेंगे, वो कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म की दिशा में नहीं जाएंगे। और आने वाले समय में एआई हम सबको रिडंडेंट बनाने वाला है, तो इसलिए कोई एक चीज़ हमें कोई बचाएगी, वो होगी हमारी मानवीय शक्ति, सोचने की, परसीव करने की, परिकल्पना करने की, और उसको अगर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो वो सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन होगी ह्यूमन रेस के लिए और ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। सर, जाते जाते मैं हर किसी से मैसेज लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आपसे मिलने का मौका मिला है तो कुछ बड़ी सारी चीज़ें मुझे पहली बार सीखने को मिली। जैसे कि आपने बताया कि ये भी लॉ के अंडर आता है कि आप किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। दूसरी आप किससे जो मुझे चीज़ पता चली वो ये कि ज़रूरी नहीं आप आधार कार्ड दें, कहीं भी जाएँ, आप होटल में जाएँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं और हम गाहे बगाहे अपनी चीज़ें जो हैं वो बांट देते हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में ये लॉ है? कोई ऐसे 3-4 चीज़ें। पहली चीज़, हमारा डेटा पैसे से ज़्यादा बहुमूल्य है, तो अपने डेटा को फुल्ली बांटिए नहीं, चाहे वो कॉफ़ी शॉप पर हो, चाहे वो कोई मुफ्त गिफ्ट के लिए, कोई मुफ्त हैम्पर के लिए, लॉटरी के लिए नहीं। इसके लिए लॉ है, लॉ बहुत क्लियर है कि अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ चुका है जो कहता है मेरा डेटा आप मुझसे मेरी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। ठीक है। उसके लिए आप मुझे पहले नोटिस देंगे, मैं आपको स्वीकृति दूंगा, एक्सेप्टेंस दूंगा, तब आप मेरा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। तो लॉ अब आ गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। यानी कि अगर आप शॉपिंग स्टोर्स पे जाते हैं, आप कॉफ़ी पे जाते हैं, तो जो आपसे नंबर वो मांगते हैं आपका बिल जनरेट करने के लिए, वो मत दीजिए। बिल्कुल ना दीजिए, और इंसिस्ट करिए कि मुझे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ चाहिए, बिल चाहिए मेरे रिकॉर्ड के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्रेट इंडियन डेटा वॉमिटिंग रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा ना बनिए। अपने डेटा की उल्टी हर जगह फैलाइए नहीं। आज पूरी दुनिया भर में अपनी जानकारी नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए। हर व्यक्ति के साथ हर चीज़ साझा करने की आवश्यकता नहीं है, नुकसान करेगा। तीसरी बात, आपको समझना होगा कि अब एक नए युग में हम कदम रख चुके हैं कोविड-19 के बाद, जिसे मैं बोलता हूँ न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में दो चीज़ें हम लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होने वाली हैं। एक, साइबर क्राइम हम लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग नया न्यू नॉर्मल बनने वाला है, और दूसरा, साइबर सुरक्षा में सेंधें जो हैं एक बिल्कुल रूटीन एक्टिविटी हो जानी है। इन दोनों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और इसलिए ज़रूरी होगा कि अब आप एक नई मानसिकता, एक नई माइंडसेट को लेकर चलें, और वो माइंडसेट होगा साइबर रेजिलियंस का। मान के चलिए कि आक्रमण तो आप पर होगा ही, तो जब आक्रमण हुआ तब आपने डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना, बल्कि आपने देखना मैं कितनी जल्दी वापस पुनः नॉर्मलसी पर आ सकता हूँ, वो ज़रूरी है। इसलिए बैकअप्स होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम डेटा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितना कम आप डेटा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। और अल्टीमेटली फाइनली कुछ भी हो जाए, अपनी जो सोच विचार की शक्ति है, कॉग्निटिव फैकल्टीज है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरवाजे पर गिरवी मत रखिए। क्यों? क्योंकि यही वो शक्ति है जो इस एआई वाले युग में आपको रेलेवेंस दे पाएगी और आपको आने वाले भविष्य में रेलेवेंट बना पाएगी। लेकिन अगर आपने सभी कुछ करने के लिए एआई पर आश्रित होने का निर्णय ले लिया, तो आपने अपने पतन की तरफ तो ऑलरेडी रास्ता तैयार शुरू कर दिया और आप वॉक भी करना शुरू कर गए हैं। सो प्लीज़ एआई को थोड़ा होलिस्टिकली देखिए। Let AI not go ahead and impact your cognitive thinking and cognitive faculties. And finally, law is changing, technology is changing, समय बदल रहा है। इस बदलते हुए समय में साझा कम से कम चीज़ें खुद करिए, शकी हो जाइए, हर चीज़ को शक के दृष्टिकोण से देखिए। हर को जानकारी जो आप देख रहे हैं उसको तब तक विश्वास ना करिए जब तक आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर चुके हैं। और कंजूस हो जाइए अपने डेटा को लेकर, क्योंकि जितने आप कंजूस होंगे अपने डेटा को लेकर, उतनी ही ज़्यादा प्रबल रूप से सशक्त हो पाएगी आपकी पर्सनल प्राइवेसी, आपकी डेटा प्राइवेसी। और अल्टीमेटली फाइनली आपकी कॉमन सेंस, सूझबूझ, सावधानी ही आपका एकमात्र सुरक्षा कवच है
जो आपको बचाएगा आने वाले समय में साइबर क्राइम के शिकार होने से, साइबर सुरक्षा में सेंध के शिकार होने से और एआई क्राइम्स के शिकार होने से। यानी कि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, जी। पिक्चर भी बाकी है। पिक्चर नहीं बाकी है अभी। तो देखिए इतनी अहम जानकारी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और सर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और कीमती मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका समय बेहद ज़्यादा कीमती है, देश के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। और सर की एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं सर से मिली तो मुझे लगा था कि क्योंकि सर बहुत बड़े ओहदे पे हैं तो मुझे लगा पता नहीं पॉडकास्ट देंगे कि नहीं देंगे, बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जो भरा भरा पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ द हम्बल पर्सन आई एवर मेट। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल और ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और आपके द्वारा जो जानकारी है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंची है। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर अमल ज़रूर करेंगे और थोड़ा फोटोग्राफ्स डालना कम कर दीजिए, अगर डालनी है तो घूम के आ जाइए फिर डाल दीजिएगा। और मेरे को लगता है वो थोड़ा सा फिर भी सेफ है। तो ठीक है, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए तमन्ना टॉकीज। बाय एंड टेक केयर। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.